जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में अपने 53 बैंक अकाउंट्स को छुपाया है। ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा एक अहम मामला कुछ ही देर पहले जो हुआ है वो है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में आज स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से जब पेश हुए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान और उनके वकला, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसे अभी फ़िलहाल पब्लिक न किया जाए, ये फ़रीक़ैन से कहा जाए। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान की जानिब से कहा गया कि हम किस तरह से किसी को रोक सकते हैं कि वो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक न करें। और ये जब डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गए हैं तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में आपको बता दें कि आज स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में अपने 53 बैंक अकाउंट्स को छुपाया है और सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए गए हैं। यानी जो टोटल तकरीबन 65 अकाउंट्स हैं उनमें से सिर्फ 12 अकाउंट के बारे में बताया गया, 53 के बारे में नहीं बताया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात जो हैं वो फराहम की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए जाहिर किए गए हैं। ये तमाम सियासी जमातें जब भी ये सालाना एक गुशवारे जमा करवाती अपनी सियासी जमातों से मुतालिक, उसमें जब बताया गया तो ये था कि 1 अरब 33 करोड़ रुपए हैं जो एहतियात उनको या फंड्स उनको मिले हैं। और लेकिन बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट वो हैं 1 अरब 64 करोड़ रुपए के। तो तकरीबन ये कोई 31 करोड़ रुपए जो छुपाए गए हैं वो कहाँ हैं, किधर हैं, इन सवालों का जवाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में आगे चलकर देगा। अभी स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट है जो सामने आ रही है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी केस कर रखा है कि इन सियासी जमातों के जो फंड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनमें भी खुर्द बुर्द है और उनकी भी जांच पड़ताल की जाए, जिस इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इससे क्या असरात होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं क्या कर सकता है। अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ होगा, अगले आने वाले दिनों में किस तरह से सामने पेश होंगे, क्या अपनी तरफ से बहस होगी, जिरा होगी, क्योंकि दोनों जानिब से वकला होंगे, तो उसके बाद क्या इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के होंगे वो करेगा। और उसके बाद अगर ये फैसला हक में या मुखालिफत में जिसके फरीक पे भी आता है उसके पास क्या ऑप्शन होगा कि वो कहाँ जा सकता है, किस अदालत में, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन के जो आइन है, जो एक्ट है, उसमें क्या सज़ाएं हो सकती हैं उन सियासी जमातों के हवाले से जिनके खिलाफ ये असासे छुपाने या बैंक अकाउंट्स छुपाने या चीज़ें छुपाने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये मामला किस जानिब जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन में ये मुसलसल ये चीज़ सामने आ रही थी कि इस वक्त किसी भी तरह से जो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तीनों बड़ी सियासी जमातों के मामलात हैं जिनमें शायद कुछ ना कुछ ऐसा है कि इन चीज़ों को लंबा किया जा रहा है। आज इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे जिससे उनसे रब्ता भी होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला आ गया है, अगला आने वाला साल जो है वो इलेक्शन का साल कहला रहा है, तो ये इतना मामला सादा और आसान नहीं होगा कि ये सियासी जमातों के हवाले से चीज़ें वो सामने आ जाएँ। अब देखना ये है कि क्या चीज़ें होती हैं सियासी जमातों के हवाले से और क्या उनके मुखालिफत में चीज़ें सामने आती हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब भी और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब भी। अफजल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। और पीजे मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजकार हैं। पहले अफजल खान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो मामला है इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इलेक्शन कमीशन से छुपाई जाएगी तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो एक्शन लेगा। लेकिन अभी स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट है, अब अगला मरहला क्या होगा, किस तरीके से होगा और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा तरीक़ाकार से आगाह कीजिएगा।
दरअसल इकबाल, बात यह है कि हमारे यहाँ ऐलान हो जाते हैं और हमें अपने हकूक और फ़राइज़ का भी इल्म होता है, हमें अपने इख्तियारात का भी पता होता है। और मैं सिंपल तरीके से बता दूं ताकि आपको और आपके तवज्जो से तमाम सुनने वाले को पता हो कि पाकिस्तान में जितने इदारे हैं उनके पास इख्तियारात हैं कि ये आपने करना है और ये डोंट्स, ये नहीं करना। इन कामों से आपने लोगों को रोकना है। इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी फर्ज है वो फेयर, फ्री, न्यूट्रल इलेक्शन कराना है और इसके दौरान जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकना है। इख्तियारात की हद तक मैं आपको जवाब दे दिया कि ये दोनों इख्तियार इसके पास हैं। सही। अभी आप खुद देखें और सोचें कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 40 लाख की उन्होंने सियासी पार्टियों से मिलके एक लिमिट लगाई है कि सीट के ऊपर इलेक्शन होगा तो इतने पैसे खर्च होंगे, इससे ज्यादा नहीं खर्च होंगे। करोड़ों नहीं, अरबों खर्च होते हैं और सारी दुनिया देखती है। अफजल खान साहब, इस पर हम मजीद बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, मामला ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक आपने भी अब देख लिया, कुछ देर पहले आप गुफ्तगू भी फरमा रहे थे, अब बड़ा एक अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से आगे चल के फैसला क्या करता है, क्योंकि अभी तो स्क्रूटनी कमेटी है, उसके बाद जरा होनी है, बहस होनी है दोनों जानिब से, लेकिन ये तमाम सियासी जमातों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। मैं तमाम से बड़ी सियासी जमातों के हवाले से, तो क्या सूरत हाल बनती है आप देख रहे हैं लगारी साहब? किसी सूरत में अगर आप कानून पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अगर आइन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो सोसाइटी चलती रहेगी और ठीक चलती रहेगी। किसी एक नुक्ते पर भी अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर सोसाइटी में इन बिल्ट कोई एक रेटिलेशन होगा आपके पास, आपके सामने, और आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि एक शख्स को जो है 10,000 दरहम की तनख्वाह छुपाने के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है, तो ये कंसील ऑफ द फैक्ट थी और इस कंसील ऑफ फैक्ट पर आपका फैसला जो है वो माना भी गया। और उसको, हालांकि वो उस मामले पर नहीं था जिस मामले पर केस था कि एवन फील्ड में जो बने हुए हैं मकानात हैं या जो अपार्टमेंट्स हैं वो कौन से पैसे से बने हैं, इस बात पर चल रहा था। और पनामा में ये तो नहीं था कि जनाब इसको भी इन्वेस्टिगेट हो गया, इन्वेस्टिगेट कि जनाब चलें दुबई में एक फर्म है और वो इनको तनख्वाह देती है या तनख्वाह देने का लेटर दिया हुआ है और उन्होंने उसका कंसील फैक्ट किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और डिस्क्वालीफाई करने वाले पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस और जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जिन्होंने वो जो है दूसरा किसी एविडेंस के बगैर ही इसी एक नुक्ते पर जो है उन्हें नाअहल करार दिया साबिक वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म होते हुए। अब ये सूरत हाल है कि अगर किसी पार्टी के बारे में कंसील ऑफ फैक्ट हुआ है, पार्टी कोई भी हो, ये इससे कचा नज़र कोई जमात भी है, अगर कंसील ऑफ फैक्ट हुआ है, अदालत से कुछ छुपाया गया है, और मैं इससे भी आगे जाता हूँ कि कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, रियासत का कोई भी सतून अगर कंसील ऑफ फैक्ट करता है तो सोसाइटी अपने वजूद में कायम नहीं रह सकती है। बहरहाल ये जो नेचर का एहसाब है वो चल रहा होता है। ये एक मरहला है जब आपने 62-63 में भी ये तय कर दिया कि कंसील ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो सामने आ गया है और स्टेट बैंक ने जो लेकिन सर इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या कहते हैं, ये बड़ा एक अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में क्या, हम थोड़ा सा कानूनी हवाले से बात कर लें। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये सर क्या सूरत हाल हो सकती है? ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन से जो चीज़ें छुपाई गई और जिस तरह प्रोलॉन्ग किया गया पीटीआई की जानिब से केस को, अब ये मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कानूनी मामला क्या हो सकता है सर इस पर? ये एक अंदाज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो स्क्रूटनी करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जी कहा गया था। तो अब इस रिपोर्ट को बाकायदा दिया जाएगा, जो जिनके खिलाफ आई है उनको भी, और उन्हें मौका दिया जाएगा सफाई का कि वो इस सारे हवाले से जितने हकायक सामने आए हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं मंजर आम पर, उनमें अगर कंसीलमेंट हुई है या उन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है,
तो उसकी जस्टिफिकेशन वो क्या निकालते हैं, क्या देते हैं। तो इस पे सारी थ्रेड बार डिस्कशन होने के बाद, बहस होने के बाद, फिर जो गवाह पेश वो करेंगे कि जहाँ जहाँ से भी उन्हें ये रिपोर्ट्स आई है, जो जो उसके सोर्सेज है, उसको वो सामने लाएंगे और उस पर जो मुतासरा फरीक है वो उस पर जिरा करेगा और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचने से ही आगे मामला चल सकता है। लेकिन जहाँ तक ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की तरफ निशानदेही की है लगारी साहब ने, कि उन्होंने कहा जी कि जहाँ जिस सोसाइटी में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होती है वो सोसाइटी अपने तौर पर नहीं जिंदा रह सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, दुनिया में अमेरिका की मिसाल आप सबके सामने है कि वहाँ बिल क्लिंटन जो थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपने ये जो काम किया है, जो नाजेबा हरकत या नाशाइस्ता हरकत एक इंटर्नी के साथ की है जो वहाँ आपके साथ काम कर रही थी, उसकी हमें इतनी फिक्र नहीं है जितना आपके झूठ बोलने की फिक्र है जी। उसकी वजह यह है कि झूठ बोलने के ऊपर वो माफ दुनिया कोई नहीं करती, क्योंकि झूठ बोलने से आप का किरदार जो है वो सारी चीज़ों को ही ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता है वो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसको आप अमानतें कैसे सपुर्द कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर सियासत जो है, राजनीति जो है, इसमें तो सारी आप अमानतें ही उन लोगों को देते हैं कि जनाब आपने आप हमारे हकूक़ व फ़राइज़ के मुहाफ़िज़ हैं, आप अमीन हैं और इस अमानत की पासदारी आपने करनी है। तो मेरे नज़दीक तो ये आने वाले दिन शायद इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ मुश्किलात नज़र मुझे आ रही हैं। लेकिन यह है कि ये नजूमियों के अंदाज की मुश्किलात नहीं है, ये बड़ी हक़ाइक़ के ऊपर आने वाली मुश्किलात है और इवन हैंडेडली ट्रीट करना होगा सबको, क्योंकि ये इसकी बारी इसलिए पहले आई है हुकूमत की कि ये बहुत ज़्यादा इस मामले में साफ और शफाफ होने का दावा करती थी और अपने आप को गिरी समझती थी, और ऐलान था इनका कि हम तो जनाब बिल्कुल दयानत और सदाकत के अमीन है और हमसे कुछ अच्छा साहब, आप फरमा रहे हैं कि हकायक पर जो है वो अगले आने वाले दिनों में मुश्किल, ये नजूमियों की पेशन गोइयों वाला मामला नहीं है। लेकिन सर, आप तमाम लोग मेरे सीनियर्स हैं, हमें तो जब ये चीज़ें नज़र आती हैं तो एक अलमिया पीजे मीर साहब वो होता है नज़रिया ज़रूरत। हमने बचपन से नज़रिया ज़रूरत की चीज़ें देखी हैं, वो बच गया, उसकी सज़ा हुई, ख़त्म हो गई, वो बाहर से वापस आ गया, उसकी डील हुई, उसको NRO मिला, इस तरह से वो वापस आ गया, वो वज़ीर आज़म बन गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब कानून की अमलदारी जब नहीं होती तो मुआशरे वही हालत होती है जो 74 साल के बाद हमारी है। आपको लग रहा है कि ये फिर से कोई बीच के रास्ते निकलेंगे, तीनों बड़ी सियासी जमातें उसी तरह से इस पॉलिटिकल सिस्टम का चीज़ों का हिस्सा हो जाएंगे जिन पर इस वक्त इल्ज़ामात, जिनके हवाले से स्क्रूटनी कमेटियाँ रिपोर्ट दे रही हैं? मुदस्सिर, हर हुकूमत जो भी आती है पहले बड़े बड़े नारे लगते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वेरी गुड, उन नारों की आप बेसिस के ऊपर आप इनको वोट दे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम एज ए नेशन इतने करप्ट हो गए हैं राइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप कि आप हर जगह देखो, हमारी टेलीविजन पे बात क्या चल रही है, मिसट्रस्ट की, ट्रस्ट डेफिसिट की, हर जगह ट्रस्ट डेफिसिट है। आई मीन दैट इज द कोर, अब आप कह लो द कोर एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अब ये क्यों है? इसलिए क्योंकि जब हम, अभी लगारी साहब ने भी बात की, चौधरी साहब ने भी बात की, आप जब कंसील करना शुरू कर दोगे हर चीज तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वो चौधरी शुजात का मैं वो कोट करता हूँ, फिर मिट्टी पाओ, फिर आप मिट्टी पाओ के आगे, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आप टू अ लेवल आप वो कर लोगे, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन आप नहीं करोगे, बिकॉज आपके सामने इवेंचुअली एक पॉलिटिकल डिच आ जाएगी, और जब वो डिच आएगी, ये डिच आप फिल नहीं कर सकते हो, फिर वो कहते हैं ना, देयर इज नो सब्सटैंशियल लॉ बट कंप्लीट लॉ। सो द क्वेश्चन अराइजेस, या तो हम कंप्लीट लॉ की तरफ जाएं, या तो फिर आप एडॉक बेसिस पे चलो कि यहाँ टांका लगा दिया, यहाँ पट्टी लगा दी और आप इस मुल्क को ट्रंडल लॉन्ग करो। ये एक रिपोर्ट है इसकी लेगाटम इंस्टीट्यूट की, जॉनथन पेरिस ने लिखी है। मुदस्सिर, उसमें बड़ा उसने इंटरेस्टिंग पाकिस्तान की एनालिसिस की है। वो कहता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। नो, पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, बट इट विल ट्रंडल ऑन। तो हम चलते रहेंगे लेकिन हम फेल नहीं है। तो लेकिन हम क्यों ट्रंडल ऑन करें? हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम अपने एग्जांपल्स दुनिया को देते हैं, द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इस्लामिक। अब हम उसके बाद बैठ के
और फिर हम यह बात करते हैं वो चोर है, तुम चोर हो, तुम चोर हो, नहीं वो ईमानदार है, वो बेईमान है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इंटरनेशनल और द नेशनल कॉन्वर्सेशन जो आज हम हो रहे हैं। हम क्यों नहीं, जब अगर तो आपने इस लॉ को चलाना है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सही। अच्छा अफजल खान साहब, मैं आपसे सर कानूनी मामला इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार क्या है कि वो अगर इस किस्म का किसी भी सियासी जमात के हवाले से, चाहे वो PTI और किसी के हवाले से ऐसा फैसला आता है कि उसने चीज़ें छुपाई हैं बहैसियत एक सियासी जमात, तो क्या एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है? एक तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात हुई कि बहुत सी चीजें रिवील हो चुकी हैं और दबांगे दोहल हो रही हैं और फिर इंक्वायरी हो जाती है और इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ जाती है। मेरा इदारा है, आई एम प्राउड कि मैंने उसमें काम किया है और जितना मैं कर सकता था मैंने हर चीज, और अभी भी जो बात मैं करूँगा वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान की सरपरस्ती के अंडर जो आपको इख्तियार हासिल है, मैंने नहीं देखा कि वो इख्तियार करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हो। और मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल होना चाहिए, इन लेटर एंड स्पिरिट इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि अगर हमने बिल्कुल सही कहा, लगारी साहब ने भी, साहब ने भी और आरिफ चौधरी साहब ने उसकी कानूनी तरीका बताया कि बात यह है कि एक FIR के दर्ज होने पे आप उसके और कंक्लूजन नहीं हो सकता। आप अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो सरे महल रिवील हो चुका है और उसके साथ साथ इवन फील्ड भी रिवील हो चुका है। उसके साथ साथ MQM के बारे में एक स्टोरी आई थी जिसमें BBC ने कहा था कि इन्होंने रॉ से ये फंडिंग हासिल की जो हमारा इमीडिएट दुश्मन है। ये तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और इस तमाम के बारे में आईन ने इख्तियार दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि इलेक्शन कमीशन इतना जुर्रत दिखाए और न्यूट्रलिटी के साथ कि जो गैर कानूनी असासे हैं, जो गलत बोलते हैं, जो कहते हैं कि लंदन में नहीं, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर बिलियन ऑफ रुपए की प्रॉपर्टी निकलती है। आईन के मुताबिक 62-63 आईन के अंदर है, वो कहता है कि ऐसा बंदा जो मशहूर झूठा हो वो आपका नुमाइंदा नहीं बन सकता। रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर आपने किसी ऐसे दागी आदमी को जिसका पास्ट में उसके ऊपर कत्ल, चोरी, डकैती या इस किस्म के उसके जराइम के उसके ऊपर केसेस हों, उसको अगर आपने कागजात नामजदगी भी दाखिल किए तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करेगी इंडियन इलेक्शन कमीशन। बात यह है कि हमें मेरे अपने पाकिस्तान में 2 सियासी पार्टियां हैं। अच्छा, मुझे अफजल खान साहब ब्रेक के लिए कहा जाए, मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें आपसे, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि क्या हो सकता है और इस सरबराह के खिलाफ क्या फैसला हो सकता है। हमें ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं जी बात को। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि अब क्या मामला हो सकता है। मैं क्विकली जानना चाहूँगा इस वक्त अफजल खान साहब कि सर अगर कोई असासे छुपाए जाते हैं, कोई चीज़ छुपाई जाती है, डिग्री जाली होती है, तो हमने माजी में देखा है कि लोग जो हैं वो चाहे अकामा हो, डिग्री हो, असासे हो, कुछ भी हो, वो नाअहल करार दे दिए जाते हैं क्योंकि वो छुपाया गया। अब इसमें क्या होगा? सियासी जमात क्या उसका ख़त्म कर दिया जाएगा उसका लाइसेंस? फिर क्या जो उसके चेयरमैन या सदर जो भी सरबराह है उसकी आइनी हैसियत क्या होगी? इसके हवाले से बताएगा इलेक्शन कमीशन का एक्ट क्या आइन क्या कहता है? आइन में ये फुल इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि किसी भी सियासी जमात को अगर फॉरेन फंडिंग हो और उसके खिलाफ सबूत फराहम कर दिए जाएं जो बिला तरदीद हो, जिनकी तरदीद ना हो सके और साबित हो जाए कि हाँ उन्होंने की है, तो वो उस पार्टी का पार्टी सिंबल जो है वो मंसूख कर देती है। हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन पार्टी जो एंटाइटल होती है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, उसको एक सिंबल चाहिए, जो सिंबल है वो उसका विड्रॉ हो जाता है और एक किस्म की आप समझते हैं कि वो कलअदम करार दी जाती है।
अब बात यह है कि जो मौजूदा केस है, इस मौजूदा केस में सिर्फ इस पे कि जी इन्होंने ये छुपाए और ये दिखाएं। अब आरिफ चौधरी साहब ने बिल्कुल सही इसकी वजाहत की कि वो उनको बताए जाएंगे इन्नमल अमालु बिन्नियात की ये क्या चीजें हैं और वो साबित हों। मैं आपको एक बताता हूँ, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, पाकिस्तान में 2 सियासी जमातों के बारे में फाइनेंशियल जो ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, वो एक जमात और एक पीटीआई है। अब ये साबित करना होगा कि जमात इस्लामी या पीटीआई में भी अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो गलत चीज के लिए कोई कंडोनेशन नहीं है। मैं डील ढोल वगैरह इन चीजों के हक में नहीं हूँ। जो भी बंदा रेड लाइट वायलेट करे वो पनिश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन इक्वलिटी के साथ। ये ना हो कि सरे महल या एवन बिल्कुल कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो इस वक्त एक्ट है, कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल जो कानून या इख्तियार आपके इदारों के पास है उसको हक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उस इख्तियार का फायदा क्या है। सही। अच्छा लगारी साहब, अगर मैं चलें फर्ज करते हैं कि 3 बड़ी सियासी जमातें एक के हवाले से दूसरे तीसरे, तो सर ये तो फिर मैं ये पहले कुंवर दिलशाद साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, जब आप भी उस वक्त शामिल गुफ्तगू थे, उन्होंने भी कहा कि सिंबल जो है वो हो जाता है और उसके बाद अगर कोई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती। क्लियरली तो इलेक्शन कमीशन ना उसे डायरेक्टली नाअहल कर सकता है, ना ही सिंबल के अलावा सियासी जमात तो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, वो दोबारा से किसी और सियासी जमात के तौर पर हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें अगर उनके खिलाफ हो जाती है चीज़ साबित, तो उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक चीज़ हमारे सामने है, एक JIT बनी थी मियां नवाज शरीफ के मामले में जी, उस JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, उस JIT ने बैरून मुल्क दौरे किए और वो जो पर्टिकुलरली जो चीज़ थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना था। और बियॉन्ड दिस वो गए और जाकर दुबई में उन्होंने एक कंपनी तलाश की, जिस कंपनी के अंदर मियां नवाज शरीफ की एक अपॉइंटमेंट लेटर था जिस पर उन्हें 10,000 दिनार दिया जाना था। उनका दावा ये है कि जी मैंने नहीं लिए, इससे कोई नहीं है। वो तो ज़ाहिर है साबित करना होगा उनको, लेकिन उस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बरह रास्त किसी और एविडेंस के बग़ैर जी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। और 3 जज साहिबान ने कहा कि जनाब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। उस वक्त फिर ये JIT बनी। JIT बनने से पहले सही 2 जज साहिबान ने सफिशेंट समझा कि ये जो वो आया है, ये लेटर जो आया है ये सफिशेंट है। फिर उसको उसने इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसके बाद उन्हें कुल्ली तौर पर ताहयात नाअहल करार दे दिया गया, इस बात पर कि उन्होंने कंसील ऑफ फैक्ट किया। अब कंसील ऑफ फैक्ट पार्टी करती है, फर्द करता है, अफराद करते हैं, अफराद का गिरोह करता है, तो क्या सज़ा मुख्तलिफ हो जाएगी या उसकी नौयत बदल जाएगी? मुझे इस सिलसिले में ज़ाहिर है बहुत बड़े कानूनी माहिरीन हैं, आरिफ चौधरी साहब का मैं एहतराम करता हूँ, मेरे बहुत मेहरबान और दोस्त हैं, और मैं अफजल खान साहब का एहतराम करता हूँ, PJ मीर साहब मेरे बेहतरीन, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो हमारा ये कहना है कि जनाब एक दफ़ा कंसील ऑफ फैक्ट किसी भी फोरम पर हो गया है और वो डिक्लेयर हो गया, यानी कि उसके बारे में तय हो गया ये कंसील ऑफ फैक्ट है जी, इन्वेस्टिगेटर ने भी कर दिया। अब जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन क्या इसके अलावा कोई फैसला दे सकता है? जिस तरह का फैसला, एक नज़ीर भी तो मौजूद है। नज़ीर ये जो है प्रेसिडेंट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। सर दो अलग केस हैं, ये एक अलग केस है। मैं आरिफ चौधरी साहब से बात कर लें। चौधरी साहब, जिस तरह लगारी साहब फरमा रहे हैं ये चीज़ें हैं छुपाई गई, ये फिर क्या हो सकता है कानूनी मामला इसमें? मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहूँगा जी जी कि इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मामला जो है 62-63 के हवाले से वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी और ये मामला जो इस वक्त चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, ये थोड़ा उससे कुछ जौहरी तौर पर मुख्तलिफ है, यानी और उसके लिए तफ्तीश का तरीक़ेकार भी डिफरेंट है। उसमें तो आपने जब 62-63 में तो प्राइमा फिशाई अगर आपको सरसरी तौर पर ये लगे कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है तो आप उसे नाअहल करार दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ यही उस कानून की एक बहुत बड़ी बुराई भी है, क्योंकि वो कानून जो है उसमें इस तरह का वो यानी कॉम्प्लिकेटेड आपने बना दिया है कि जिससे या
सब्जेक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा है। यानी मतलब है कि उसको आप देखने, यानी ऑब्जेक्टिव जो उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं देखने के वो कम है, सब्जेक्टिव ज़्यादा है कि आप एक शख्स जो है बज़ाहिर मक्कार है और अय्यार है और वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि जनाब देखें मैं तो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, लेकिन बातन फिल बातन वो बदकिरदार है और आप उसे साबित नहीं कर सकते, तो वो मुश्किल हो जाएगा उसे उस स्टैंडर्ड के तहत बासठ में लाना। यहाँ सीधा सीधा आपको एविडेंस साबित करनी होगी और एविडेंस ये साबित करनी होगी, नंबर 1 की जो फंडिंग दी गई है वो ऐसी किसी यानी मद में दी गई है और जो प्रोहिबिटेड थी और किसी ऐसे यानी मुल्क से दी गई है जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था। और फिर उस सारी अच्छा एक फंडिंग का मामला, दूसरा ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का है कि जो आपने वसाइल जो जराए थे अगर आपने कंसील किए हैं, आपने नहीं बताए, तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन देना होगी, वाज़े तौर पर साबित करना होगा कि क्या वजह थी, क्या आपसे कोई भूल हुई थी ऐसी या जानबूझ के, और उसके मकासद क्या होंगे। ये सारी चीज़ें, इसीलिए ये मैंने ऐसे FIR से भी ज़्यादा बात कही है कि ये इन्वेस्टिगेशन, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो उस पर मौका दिया जाता है उस शख्स को कि जिसके खिलाफ वो एविडेंस आती है, उसे ये मौका दिया जाता है कि आप इसका रद्द करें। जहाँ तक इसके ऊपर अमल दरामद का ताल्लुक है, इसमें मैं समझता हूँ कि शायद हम सारे ही जो बुनियादी तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है बल्कि महज पाकिस्तान के साथ है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ निज़ाम हो और ख़ास तौर पर सियासत जो है वो इन चीज़ों से बालातर होकर हो और उसमें मुफादात की सियासत ना हो और उसमें मकरोफान ना हो। तो हमें कम अज़ कम ये मायूसी यकीनन नज़र आ रही है कि जिस तरह पहले केस में लगारी साहब ने भी इशारा दिया और दूसरा मैं भी उन्हें इसमें कहना चाहता हूँ कि आप पनामा का जो केस था वो तो बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें, लेकिन आपने एक जगह पे उसको मरकूज करके उसके ऊपर भी एतराज़ात अभी तक आ रहे हैं और आपने आगे नहीं बढ़े। तो इससे चीज़ें कोई ऐसे नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान की फलाह मकसूद थी और वो जो लोग वाकई पाकिस्तान का सरमाया बाहर ले जा रहे थे उनको राह रास्त में लाने का मकसद था। चीज़ें इसी तरह मुझे यूँ लगता है कि इन हालात में भी एक जुमला मैं अर्ज करना चाहूँगा कि शायद इसमें इदारे जो वो भी अपनी साख कई हवालों से खो चुके हैं और उसको बतौर ख़ास मैं यहाँ आपके फोरम के हवाले से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, कुछ पीछे मकासद, वरना इस हमाम में सारे नंगे हैं। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि जिस तरह वो हमारे भाई ने कह दिया कि फेल्ड स्टेट तो नहीं है, ऐसी चलती रहेगी, और ऐसी चलती रहने वाली स्टेट जो है वो कब तक चलती है और जब चलती है तो उसे क्या आप कह सकते हैं और उससे क्या फायदा है चलने या ना चलने में, उसका क्या उसका बिल्कुल फायदा भी क्या। मैं मीर साहब एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा सर, लाख आप ईमानदार हैं, कोई सियासी जमातें हों, फ़र्द हों, लेकिन वो ये भी साबित किया जाए कि हमसे ये भूल हो, कुछ ना हो। सर इस किस्म के मामलात जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, वो जहाँ पर जमहूरियत भी पनप रही है, फलाई रियासतों के भी तसव्वुर बड़े ज़बरदस्त हैं जिसकी मिसालें भी हमारे सामने होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह तो कोई चोर है कि जो चीज़ों को छुपाया भी जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई बेईमानी का अंसर है जिसकी वजह से चीज़ों को बताया भी नहीं गया। ये जो एलिमेंट है वो सियासी जमातों में और बैसियत माशरा हमारे अंदर है कि कहीं ना कहीं बेईमानी कर लो, उसके बाद फिर देखी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, आप जितने भी पॉलिटिशियंस ले लें, इनमें बहुत ज़्यादा हैं जिनके अंदर आप कहो कि कंसीलमेंट आपको मिलेगी। अब आपने टारगेट करना था एक आदमी को, आपने कर लिया टारगेट, लेकिन ये देखो ना, वन हैज टू बी फेयर। अगर टारगेट करना है और आपने कंप्लीट जस्टिस देनी है तो फिर सबको पकड़ो। और ये असेंबलीज के अंदर मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, मुझे कईयों का पता है कि दूध के धुले हुए नहीं है। अब बात आती है जिस तरह भी आपने कहा है, हाँ जी इधर भी चला लो उधर भी इस तरह नहीं चलता मुल्क इस तरह नहीं चलते। और अभी आपने बात की है कंसीलमेंट की, जब हम कंसीलमेंट की करते हैं आपके पास एक ही रास्ता है जो नेल्सन मंडेला ने लिया था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर दो एंड बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अगर आपने फाइन्स लगाना है, कोई परसेंटेज देनी है या कुछ करना है, वो करके आगे चलाओ।
क्यों? हर दौर के अंदर एक इंक्विजिशन होती है ऑन द प्रीवियस गवर्नमेंट। हर दौर के अंदर आप कह लो कि हम जज, जूरी, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस बन जाते हैं। आई थिंक इट इज टाइम, इसको बंद करो, आवाम की खिदमत का सोचो और आगे बढ़ो। आपका और मेरा और सारों का टेलीविजन टाइम तो हम के यू नो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में लगा हुआ है। हम कहाँ लोग की बात कर रहे हैं, किस महंगाई की बात कर रहे हैं, किस गैस की, किस पेट्रोल की, कहाँ हम बात कर रहे हैं? वी डोंट टॉक लाइक दैट। हम एक दूसरे को, सिर्फ पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकोस को ही हम या डिफेंड कर रहे हैं या आप कह लो कि उनको प्रोसिक्यूट करें। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम एंड थिंक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुदस्सिर, वी डोंट थिंक अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सर, ये बड़ा एक अहम मामला है कि पाकिस्तान के लिए अगर सोचना है तो फिर सख्त फैसलों की जो बातें होती हैं वो करना पड़ेंगे, अगर अदरवाइज तो फिर जो माजी में होता है वैसे ही मुल्क चलाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का, अफजल खान साहब, आरिफ चौधरी साहब आपका सर बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और इस वक्त नॉर्थ कराची में पीपल चौरंगी से लेकर नमक बैंक तक जितनी भी तजावुज़ात हैं उनको गिराया जा रहा है। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अमजद कायम खानी, खासे जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ज़िला वस्ती के 3 मकामात पर बैक वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफर जोन के इलाके में, जहाँ पीपल्स चौरंगी से नमक मंडी तक के इलाके में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। डायरेक्टर महकमा सदाद तजावुज़ात ज़िला वस्ती कामरान अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की कार्रवाई कब तक जारी रहेगी और कितना इलाका अब तक आपने क्लियर करा लिया? ये जो सर्विस रोड के ऊपर जो ये मकान जो हैं, इसके आगे इन्होंने गैलरियाँ, पक्की गैलरियाँ बनाई हुई थी, कुछ कमरे बने हुए थे। तो ये नमक बैंक तकरीबन 1 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पर गैलरियाँ हैं, पक्की इंक्रोचमेंट है। तो उसको हमने रिमूव किया है अभी तकरीबन आधा किलोमीटर, और तकरीबन कल तक हम इसको एंड तक पूरी जो इंक्रोचमेंट सर्विस रोड है जो उस पे है, इसको हम इंशाल्लाह क्लियर कर दें। और सीनियर डायरेक्टर हमारे बशीर सिद्दीकी साहब हैं, उनके ऑर्डर्स के ऊपर ये काम हो रहा है यहाँ पर, और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी डिस्टेंस में नहीं आई है अभी तक। बिल्कुल, कामरान अलवी डायरेक्टर महकमा सदाद तजावुज़ात ज़िला वस्ती हमारे साथ बता रहे थे कि आधा किलोमीटर का जो इलाका है वो क्लियर करा लिया गया है। 1 किलोमीटर कुल रकबा है जिसमें कच्ची पक्की जो तामीरात हैं उनको मिसमार किया जा रहा है। दर्जनों मकानात कर रहे थे नॉर्थ कराची बफर जोन के इलाके में, ये पूरे तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, कराची के हवाले से बात करेंगे, बल्कि सिंध का मौसम जो है वो इस वक्त खासा तब्दील हो रहा है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं मुसलसल बारिश से तुग़यानी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल खासी ख़राब है। तो ये बारिशों का सिलसिला बताया जा रहा है कि सिंध में दाखिल होगा, कराची हिट करेगा। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मौसमियात सिंध। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब आपके वक्त का। सर, क्या मौसम हो सकता है? कहा जा रहा है कि आज रात को 7-8 बजे बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, और ये बारिशें हैवी रेन इसे हम कह सकते हैं, या ये मौसम सरमा की हल्की फुल्की बारिश है? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ। ये इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ सिंध में नहीं है जितनी कि बलूचिस्तान में हो चुकी है, ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट के साथ जो पसनी, गवादर और जीवानी और उर्मारा चारों उनके जो हमारी ऑब्जर्वेटरी हैं, शहर हैं, वहाँ पर काफ़ी तेज़ स्पेल हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो यहाँ भी रात में किसी वक्त शुरू हो सकती है लाइट रेन पहले, और फिर रात गए तेज़ स्पेल होगा निस्बतन, और फिर आने वाली सुबह को भी तेज़ शावर्स हो सकते हैं। और ये सिलसिला जुम्मे तक रहेगा, जुम्मे की सुबह या दोपहर तक वक्फे वक्फे से, यानी ये जो आज रात में शुरू होगा ये कल दोपहर तक जारी रहेगा। फिर आफ्टरनून में ब्रेक आ जाएगी, और फिर कल रात दोबारा से, और इसी तरह से परसों भी रात में, और अगली सुबह जुमे की सुबह तक रहेगा सिलसिला। तो किसी वक्त इस दौरान में तेज़ स्पेल होगा, ख़ासकर कराची से ऊपर जामशोरो और दादू और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट और सखर डिस्ट्रिक्ट, उन इलाकों में निस्बतन तेज़ स्पेल होगा। अच्छा, तो सरदार साहब ये आप बता रहे हैं कि जुम्मे तक ये सिलसिला है, तो जो टेम्परेचर है तो इसका मतलब है वो फिर तेज़ी के साथ कम हो सकता है। कराची में अमूमन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम नहीं होता सर्दी में, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा फिर इस असना में? जी, इसमें अगले जो 2-3 दिन है इसमें तो दिन भर तक मतलब ऑन एंड ऑफ और ज़्यादातर क्लाउडी वेदर रहेगा। तो दिन का टेम्परेचर भी मेरे ख्याल में 18-19 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 18 से 20 की रेंज में ही रहेगा अगले 2 से 3 दिन। और
रात का टेम्परेचर फ़िलहाल तो जब तक ये बारिश का सिलसिला रहेगा ऑन एंड ऑफ तो 12 से 14 के दरमियान रहेगा, 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 8 तारीख यानी 7 तारीख 7 और 8 की दरमियानी रात जो होगी, यानी हफ्ते की जो रात होगी वो जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात, उसमें ठंड बढ़ जाएगी। फिर चूँकि ये बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला सिंध से गुजर के आगे पंजाब की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, तो यहाँ फिर कोल्ड एयर आ जाएगी बलूचिस्तान की तरफ से, तो उसके नतीजे में ठंड बढ़ जाएगी 8 जनवरी से ऑनवर्ड। तो 8 जनवरी के बाद मतलब कोई सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आने का कोई इम्कानात हैं सरदार साहब? जी बिल्कुल इम्कान हो सकता है, ख़ासकर 8, 9, 10 3 से 4 दिन जो ऐसे होंगे उसमें वही जो रात का टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री के दरमियान आ सकता है, गिर सकता है। और इसी तरह से दिन के टेम्परेचर भी 19, 20, 21 इस रेंज में ही रहेंगे, ज़्यादातर यही इम्कान है। तो वो जो होंगे 8 जनवरी से आगे का जो तकरीबन एक हफ़्ता होगा वो निस्बतन ज़्यादा ठंड रहेगी। सही। अच्छा, तेज़ बारिशें आप जैसे कह रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ रहेगा, तेज़ बारिश हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन ये भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे खबरें हैं, मैंने कहा आपसे तस्दीक करवाई जाए कि कुछ यालाबारी के भी इम्कानात सिंध के किसी इलाके में हो सकते हैं या फिर शहर कराची में कोई यालाबारी के इम्कानात हैं? देखिए असल में जो अपर एयर से जो अपर एटमॉस्फेयर है या लोअर एटमॉस्फेयर, उसमें से कोल्ड एयर बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर जाए सरफेस तक, तो वो फिर यालाबारी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कराची में तो इतने कुछ बहुत ज़्यादा फर्म चांसेस नहीं है। कोई जो बिल्कुल नॉर्थ के इलाके हैं, ख़ासकर जामशोरो डिस्ट्रिक्ट और ऊपर दादू डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्टर्न सिंध के इलाके हैं, चूँकि बलूचिस्तान में ज़्यादा तेज़ स्पेल है, सदरन बलूचिस्तान और फिर ईस्ट बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, उसके साथ जो सिंध के मलिका इलाके हैं, कीरथर का इलाका हो गया, दादू का इलाका हो गया, और इसी तरह से उससे नीचे जामशोरो का, वहाँ पर पड़ सकते हैं ओले वोले। सही। तो अभी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, तो आप हम ये कहें कि कराची में एक लंबा विंटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर, या ये जो विंटर की अभी जो लहर आप बता रहे हैं जिनमें बारिशें रहेंगी और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, या एक लंबा विंटर है इस साल 2022 का? देखिए ओवरऑल तो विंटर जैसे दिसंबर से लेके मार्च के एंड तक, वैसे तो बेशतर इलाकों में दिसंबर से फरवरी तक होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नॉर्थ में टेम्परेचर कम ही रहते हैं, तो इसलिए मार्च में बारिशें भी ज़्यादा होती हैं इन 3-4 महीनों में से अगर कंपेयर किया जाए, तो इसलिए हम मार्च के एंड तक इसको शुमार करते हैं विंटर को। तो ओवरऑल तो जो हमारी इनिशियल फोरकास्ट थी उसके मुताबिक बारिशें मामूल से कुछ कदरे कम हैं, यानी जनवरी में तो खासा वेट है, और इसी तरह से जाहिर है कि जब बारिश ज़्यादा होगी, बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, तो ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद जब कोल्ड एयर उसके पीछे आती है, तो वैसे जनवरी ठंडा तरीन महीना होता है कराची में भी, सिंध के बेशतर मतलब पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सिटीज़ में देखें तो जनवरी सबसे कम टेम्परेचर रहते हैं, जनवरी सर्द महीना होता है। तो जनवरी में तो ठंड है ऑन एंड ऑफ, लेकिन वही जैसे मैंने आपको बताया कि 8 जनवरी से लेके 15 या 16 जनवरी तक ये एक दौरानिया होगा, फिर 16-17 जनवरी को एक और स्पेल मुतवक्के है ख़ासकर बलूचिस्तान में। अच्छा। तो देखें वो सिंध तक आता है कि नहीं, लेकिन फिर जनवरी का अगर वो स्पेल आता है तो उसके बाद फिर जनवरी का आखिरी हफ्ता जो होगा वो निस्बतन सर्द रहेगा फिर। सही। अच्छा सरदार साहब, हमारे कराची वालों के लिए मुश्किल रहती है कि हमारा फ्लडिंग का मामला हो जाता है, अर्बन फ्लडिंग जिसे कहते हैं, तो ये जो 2-3 दिन हैं इसमें क्या इतनी तेज़ बारिशें तो नहीं है? कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि खुदा न खासा ज़्यादा बारिशें हों, कोई ऐसा फ्लडिंग का मामला तो नहीं हो जाएगा? देखिए इसमें उस तरह का खदशा नहीं है, वो असल में मानसून की बारिश में ज़्यादा खदशा रहता है अर्बन फ्लडिंग का, इसलिए कि मानसून की बारिश आपको पता है कि बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश जब पड़ जाए कराची में, यानी 40-50 मिलीमीटर बारिश अगर आधे घंटे में गिर जाए तो फिर ख़तरा रहता है, ख़ासकर जो नशेबी इलाके हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग का। लेकिन इसमें इतना कोई ज़्यादा खदशा नहीं है, अलबत्ता ये स्टेडी सा स्पेल है, मतलब उतना हैवी शावर्स मुसलसल नहीं होंगे, कभी लाइट कभी मॉडरेट, और किसी वक्त एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट थ्रू आउट हैवी शावर्स नहीं है, इसलिए उसमें अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा ज़्यादा खदशा नहीं है। अलबत्ता आपके जो नशेबी इलाके हैं हमारे शहर के अंदर, तो वहाँ पर पानी ज़रूर जमा हो जाता है, अगर 20-30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए, और इस पूरे स्पेल में इतनी है इम्कान कि इतनी हो जाए 30-40 मिलीमीटर तक हो जाए। जी सही। तो उसमें वही नशेबी इलाकों का थोड़ा सा
ठीक है, तो 30-40 मिलीमीटर बारिश की तवक्को की जा रही है कि ये जो स्पेल अगले चंद दिनों में तक जारी रहेगा और ठंड जो है वो 8 से कम मज़ीद वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर कूल ब्रीज होगा और उसके आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बस जाते जाते ये एक बात का ख्याल रखिए कि मौसम जो तब्दील हो रहा है उसमें अपना और अपने ख़ासतौर पर बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि सर्द मौसम को जहाँ आपने एंजॉय करना है वहीं पर एहतियात लाजिम है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।